2024 का लोकसभा चुनाव करीब 80% तो निपट गया, 20% का चुनाव बचा है और सिर्फ 14 दिन रह गए हैं। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 5वें चरण के बाद से सबका अपना अपना हिसाब चल रहा है। जैसे क्रिकेट में लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे मारना चाहिए था कि छक्का जाता, ये तो यॉर्कर बॉल डालनी थी, वैसे ही इलेक्शन में सब अपना ज्ञान दे रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी हार रहे हैं, कोई कह रहा है मोदी हार रहे हैं, कोई 400 पार, कोई 200, कोई 150, सबका अपना हिसाब चल रहा है। कोई कह रहा है कि फाइट हो रही है, कोई कह रहा है कि अब तो बस 2 फेज का चुनाव बचा है, मामला ऑलरेडी निपट चुका है और जब तक लास्ट वोट ना पड़ जाए तब तक क्लियर कट कोई नंबर बताया नहीं जा सकता। लेकिन अब जब 428 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो नेताओं के अपने अपने दावे क्या हैं, पहले आपको वो दिखा देता हूं। जैसे आज ओडिशा में अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी को 5 चरण में 310 सीटें मिलना तय और अगले 2 चरण में 400 सीट भी पूरी हो जाएंगी। उधर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है, इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट मिलेगी। बिहार में तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को 300 से 325 सीटें मिल सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टाइम्स नाउ नवभारत को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि 5 फेज के मतदान के बाद वो ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की तरह नंबर नहीं देंगे, लेकिन इतने नंबर मिल रहे हैं कि वो पीएम मोदी को रोक देंगे। यानी सबका अपना अपना दावा है। सीटों के दावे पर एक बार इन नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि 5 चरण के चुनाव पर पीएम मोदी ने कौन सी भविष्यवाणी की। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। इंडिया का सीट आएगा 300+। अब ये 325 हो 330 लेकिन हम लोग 300+। किसी हालत में मोदी और बीजेपी ये पावर में नहीं आएगा, उसको रोकने की शक्ति हमारे पास है, उतने नंबर्स हमको मिल रहे हैं। इन दावों के बीच अगले 2 फेज बड़े दिलचस्प हो गए और ये जो बचे हुए 2 फेज हैं इसमें सबसे ज्यादा फोकस रहेगा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलावा यूपी की पूर्वांचल की सीटों पर, जहां पीएम मोदी की वाराणसी की सीट भी आती है। अगले 2 चरण में 115 सीटें हैं और इसमें सभी चाहते हैं कि वो अच्छी फिनिश करें। इन 2 चरणों में मुख्य तौर पर दिल्ली की सभी 7 सीट शामिल हैं, जहां पर मतदान हो जाएगा 25 तारीख को। इसके अलावा हरियाणा की सभी 10 सीटें शामिल हैं, पंजाब की सभी 13 सीट शामिल हैं, हिमाचल की सभी 4 सीट, यूपी में पूर्वांचल की 27 सीटें हैं, बिहार की बची हुई 16 सीट, झारखंड की बची हुई 7 सीट और बंगाल की बची हुई 15 सीटों के अलावा ओडिशा की बची हुई 12 सीटें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर आप 5 चरण के सीटों का गणित देखें कि भाई अभी तक क्या हुआ है, जरा इसको अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं, जरा ये समझिए कि 5 चरण की वोटिंग हो गई। 5 चरण के बाद स्थिति क्या है, जरा इसको समझते हैं। कितने सीटों पर वोटिंग हुई? वोटिंग हो गई है, वोटिंग पूरी हो गई है 428 सीट पर, 428 सीट पर। अब अमित शाह का दावा क्या है? अमित शाह दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी या एनडीए जो है वो 310 सीट जीत गई है। 310 सीट का दावा वो ठोक रहे हैं। अब 2019 में जो 5 चरण हुआ था, 2019 में क्या हुआ था भाई? 2019 के इसी 5 चरण के बाद की स्थिति क्या थी? एनडीए जो है वो 264 पर था। एनडीए 264 सीट पा चुका था 5 चरण के बाद। यानी अगर अमित शाह के इस 310 के दावे को माने कि ये सही है, तो इसका मतलब जो एनडीए पिछली बार 264 पर था प्लस 46 कीजिएगा तो आता है 310। यानी अमित शाह के मुताबिक वो पिछले बार से 46 सीट गेन कर चुके हैं 5 फेज में। अगले 2 फेज में कितनी सीटें बची हुई हैं? बची हुई सीटें जो है वो है 115 सीट और इसमें से 2019 में इन बची हुई सीट में से एनडीए को कितनी सीटें आई थी? 115 में से एनडीए को आई थी 89 सीट।
115 में से। तो अमित शाह का अगर दावा सही है कि उनको 310 सीट आ रही है और पिछले बार का वो परफॉर्मेंस रिपीट कर दिए अगले 2 बार में, अगले 2 फेज में, तो बीजेपी कहां जा सकती है अमित शाह के दावे के हिसाब से? 399 सीट पर, 399, यानी ऑलमोस्ट 400। अगले 2 चरण के लिए सब अपने कैंपेन को फिनिशिंग टच देने में जुटे हैं और पिछले 5 चरण के दावे की अगर बात की जाए तो उसको लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा दावा कर दिया और बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि इंडी गठबंधन की ऐसी हार होने जा रही है जिसे दुनिया देखेगी। पीएम मोदी की आज बिहार में रैली थी और बिहार में उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए एक बार खुद, उनकी भविष्यवाणी सुनिए। फिर सीएम योगी ने यूपी में अखिलेश को लेकर जो बड़ी बात कह दी है वो भी दिखाता हूं। अभी कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। यानी 5 फेज की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन की ऐसी करारी हार हो रही है कि दुनिया देखेगी। पीएम मोदी कल रात में ही बिहार पहुंच गए। चुनाव के बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हुए पीएम मोदी बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के घर भी गए। सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी, परिवार को भरोसा दिया कि मुश्किल वक्त में पूरी पार्टी आपके साथ है। इतना ही नहीं, इसके बाद पीएम मोदी रात में बीजेपी दफ्तर चले गए बिहार में। वहां करीब 2 घंटे तक रुके। वहां तो बीजेपी के एक-एक कार्यकर्ता से मिले। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी ने एक सियासी क्लास भी लगाई। एक-एक करके नेताओं की बात सुनी, फीडबैक लिया, कहां क्या कमी रह रही है या फिर कहां कितना और जोर लगाना है, यह सब रात में हुआ है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, पूरी ऊर्जा से काम करने की नसीहत दी। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे हालचाल पूछा। नेताओं का कहना था कि पीएम मोदी उनसे एक परिवार के सदस्य की तरह मिले और इस मुलाकात का ऐसा असर हुआ कि नेताओं ने कहा कि उनके 5 चरण के चुनाव की थकान ही उतर गई। ये हैं नरेंद्र मोदी, 73 साल की उम्र में रोड शो, रैली, सुशील मोदी के घर में जाकर श्रद्धांजलि और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक मीटिंग और फिर अगले दिन चुनाव प्रचार। और पीएम का काम जो कर रहे हैं सो तो कर ही रहे हैं। बिहार के बाद आज पीएम मोदी यूपी पहुंच गए, जहां चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचल के इलाके में शिफ्ट हो चुकी है। यूपी में अब पूर्वांचल की 27 सीटों की लड़ाई बची है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लग रहा है कि वो यूपी की बाकी बची सीटों पर मोदी योगी की जो सुपरहिट जोड़ी है उसको कुछ फाइट दे सकते हैं। लेकिन आज अखिलेश के बारे में सीएम योगी ने बड़ी बात कह दी। वो सीएम योगी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की तो जितनी बची हुई सीटें हैं इन सब पर जमानत जब्त होने वाली है। अब सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर अलग ही क्या दावा कर रहे हैं। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। अब योगी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीतेगी, यानी अखिलेश भी हारेंगे, डिंपल भी हारेंगी, अखिलेश के परिवार के लोग भी हारेंगे। उधर अखिलेश यादव अलग ही दुनिया में है। अब तक अखिलेश कह रहे थे कि यूपी की सभी सीटें वो जीत रहे हैं, सिर्फ वाराणसी की सीट पर लड़ाई है। लेकिन अब वो कहने लगे हैं कि वाराणसी में भी बीजेपी हार जाएगी। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव की रैली में कैसे हुड़दंग और हंगामा हो रहा है।
जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, नेता जो है वो कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कुछ भी बोलता है। एक होता है कि जमीन को समझते हुए, हालात देखते हुए आप कुछ दावे करते हैं, वो दावे ठीक होते हैं तो पब्लिक का आपकी बातों में विश्वास बढ़ता है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी भी हार रहे हैं, बीजेपी 80 की 80 सीट हार जाएगी, अभी तो विधानसभा में हारे हैं ये, तो थोड़ा ऐसा बोलें, रियलिस्टिक फिगर बोलें तो पब्लिक को यकीन भी होगा। खैर, अखिलेश यादव भले ही इंडी गठबंधन की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी रैलियों में जो हंगामा हो रहा है उससे तो मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। जैसे आज अखिलेश यादव की आजमगढ़ की रैली में हंगामा हो गया, अखिलेश यादव के सामने उनके समर्थक उपद्रव करने लगे, जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां तोड़ दी गई। मंच से रैली के आयोजक लगातार शांति की अपील करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मंच के सामने पहुंचने की होड़ में समर्थक आपस में भिड़ गए, हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में आए। एक बार देखिए अखिलेश की रैली में क्या क्या और कैसे बवाल हुआ। मेरा भाई का शांत बना लो, शांत बना लो, नहीं टकराओ नहीं। मेरे भाई लोग ये अखिलेश यादव की रैली का हाल है, ये इनका सो कॉल्ड जन समर्थन है। इसी तरह आज भदोही में अखिलेश यादव की रैली में उनके कार्यकर्ता इतने बेकाबू हो गए कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर के बेहद नजदीक तक पहुंच गए। खतरे को देखते हुए पुलिस और अखिलेश यादव की सिक्योरिटी ने कार्यकर्ताओं को दूर खदेड़ने की कोशिश की, जिससे हेलीपैड के पास कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। खुद अखिलेश यादव हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए दिखे। एक तो रैली तो ठीक से हो नहीं रही, हुड़दंग पर हुड़दंग चल रहा है, हंगामा चल रहा है, लेकिन दावे कर रहे हैं कि सभी सीटें जीत रहे हैं। लेकिन ये सब तो माहौल बनाने के लिए। यूपी में अब की जो 27 सीटें बची हुई हैं और इन 27 सीटों में पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी है। वाराणसी से पीएम मोदी के लड़ने का इंपैक्ट पिछले 2 चुनाव में ऐसा रहा कि एक तरह से पूर्वांचल में बीजेपी ने अधिकतर सीटें जीती। जैसे अगर आप देखें 2009 में ये जो बची हुई 27 सीटें हैं, एनडीए के खाते में सिर्फ 4 आई थी, इंडी गठबंधन को 13 मिली थी, बीएसपी को 10। 2014 में पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही एनडीए ने 27 में से 26 सीटें जीत ली थी और इंडी गठबंधन को 1 सीट मिली थी, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। फिर 2019 में भी पूर्वांचल की 27 सीटों में से एनडीए ने 20 पर जीत दर्ज की, इंडी गठबंधन को 1 और बीएसपी को 6 सीट मिली थी। जबकि बीएसपी उस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थी, इस बार बीएसपी अलग लड़ रही। तो पूर्वांचल में क्या होगा आप समझिए। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, जिसका पूर्वांचल में कुछ हद तक प्रभाव पड़ा, लेकिन इस बार यह गठबंधन भी नहीं है। इसलिए बीजेपी का टारगेट पूर्वांचल की सारी सीटें जीतने का। अगले 2 चरण में दिल्ली भी है, पंजाब भी है और हरियाणा में भी होगी। इसमें दिल्ली के चुनाव पर सबकी नजर है, क्योंकि एक तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल स्टंट का टेस्ट होना है। भाई कह ना रहे हैं कि हमको अगर जेल जाने से बचाना चाहते हैं तो मोदी जी को हरा दीजिए। अब अगर मोदी जी जीत गए तो इसका मतलब पब्लिक आपको जेल भेजना चाहती है। यह भी टेस्ट होना है कि दिल्ली में केजरीवाल की कांग्रेस के साथ नई जोड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। पिछले 2 बार से दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ही जीतती आई और 2 चुनाव से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। दिल्ली में पिछली बार बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ तो दिल्ली में बीजेपी को हराना मुश्किल है, लेकिन इस बार केजरीवाल और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है और उन्हें लगता है कि वो साथ मिलकर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को फाइट दे पाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने भी अब अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हो रही हैं, सीएम योगी की रैली दिल्ली में हो चुकी है, पीएम मोदी भी कल दूसरी रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं। मोदी फैक्टर के आगे सारे फैक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन मोदी फैक्टर से केजरीवाल अपने पॉलिटिकल स्टंट के सहारे फाइट कर रहे हैं। हर रोज केजरीवाल के नए सियासी स्टंट सामने आ जाते हैं। वो अपने घर में महिला सांसद की पिटाई पर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके अलावा दुनिया भर की बातें उनसे जितनी करा लीजिए वो करेंगे।
आज वो फिर एक नई थ्योरी लेकर आ गए कि पीएम मोदी ने अमित शाह को अपना वारिस चुन लिया है। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने किसे अपना वारिस चुना। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी के वारिस का दांव खेला तो पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बता दिया कि उनका वारिस कौन है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने अपने वारिस का ऐलान करते हुए क्या कहा। फिर इस बयान से मोदी को फंसाने की कोशिश करने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे खुद फंस गए वो भी दिखाता हूं। मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है। यानी जो लोग अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी वारिस बता रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में निपटा दिया कि भाई मैं वैसे भी कोई वारिस नहीं रखता और मेरे वारिस जो हैं वो देश की जनता है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अगर पीएम मोदी चुनाव जीते तो वो अमित शाह को पीएम बना देंगे। ये दांव खेलकर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो चुनाव से पहले एक वोटर के मन में भ्रम पैदा करके बीजेपी को फंसा देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी का भी हाल देखना चाहिए। उनकी तो पूरी पार्टी शराब घोटाले में फंसी हुई। शराब घोटाले में उनके करीबी मनीष सिसोदिया को बार बार कोर्ट से झटके पे झटके लग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को आज फिर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में मनीष सिसोदिया ने सत्ता का दुरुपयोग किया और विश्वास तोड़ा है। कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों की तरफ से इकट्ठा किए गए सबूत ये बताते हैं कि जानबूझकर शराब नीति में बदलाव किए गए। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया बेल के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट पर खरे नहीं उतरे। वो अपने 2 पुराने फोन भी जांच एजेंसियों को सौंप नहीं पाए और यह दावा किया कि फोन खराब हो गए। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि शक है कि अगर इस मामले में मनीष सिसोदिया बाहर आए तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करने पर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। शराब घोटाले के आरोप में जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर फोन से सबूत हटाने और मिटाने के आरोप लगे, वैसा ही आरोप स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में केजरीवाल के करीबी विभव पर भी लग गया है। इस केस में दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को मुंबई लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि विभव ने अपना आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया था। उसी डेटा को पुलिस को हासिल करना है। यानी यहां भी वही सेम चीज दिख रही है कि जैसे मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे कि उन्होंने फोन डिस्ट्रॉय किए, सबूत डिस्ट्रॉय किए, वैसा ही आरोप विभव पर भी लग रहा है। उधर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें और उनके रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ी है। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति का कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करना है। आप सोचिए, जो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी बनने से लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, आज उन्हें पूरी तरह से पार्टी ने अकेला छोड़ दिया। और अकेला ही नहीं छोड़ा बल्कि उन्हें टारगेट कर रही है पार्टी। इंडी गठबंधन भी इसे आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला बताकर चुप है। कोई राहुल गांधी, कोई प्रियंका वाड्रा, किसी को नहीं कि जाके एक बार स्वाति मालीवाल से मिल तो ले। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे कि ये किसी पार्टी का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि एक महिला के सम्मान और सुरक्षा का मामला है। और सबको पता है कि चुनाव में नारी शक्ति कैसे पूरे नतीजे पलट सकती है। एक तरफ स्वाति मालीवाल केस को लेकर केजरीवाल के रवैये को पूरा देश देख रहा है कि नारी सम्मान की बात करने वाले किस तरह से खुद एक्सपोज हो गए। उधर नारी सम्मान की एक तस्वीर वाराणसी से आई, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पाठशाला में अब इसी का अगला चैप्टर। पीएम मोदी को चुनाव जिताने वाली वो फौज जिसका काट इंडी गठबंधन के पास भी नहीं है। पीएम मोदी का वो महायज्ञ जिसने पूर्वांचल को सेट कर दिया, अब उसका चैप्टर। वैसे तो अब चुनाव के सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं, लेकिन इन 2 चरणों में भी इंडी गठबंधन के साथ बड़ा खेला पीएम ने किया है। पीएम मोदी को 400 सीटों तक पहुंचाने वाली वो फौज आ गई जिस फौज की काट इंडी गठबंधन के पास नहीं।
ये फौज है महिला वोटर्स की। महिला वोटर्स के साथ पीएम मोदी का अलग ही एक इमोशनल कनेक्ट रहा है। आज यही कनेक्ट वाराणसी में पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में दिखा, जो कार्यक्रम खास तौर पर नारी शक्ति से संवाद के लिए। पीएम मोदी और इस चुनाव के महिला वोट फैक्टर के कनेक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, लेकिन पहले देखिए कि किस तरह से वाराणसी में आज इस कार्यक्रम में पीएम मोदी की एंट्री हुई और वहां हजारों महिलाएं इकट्ठा थीं। देखिए वहां माहौल कैसा था। भरो भरो धरा साहित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। वाराणसी में यह नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम खास तौर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया। आप देखिए हजारों महिलाओं के बीच पीएम मोदी पहुंचे और पीएम मोदी ने वाराणसी से अपने नामांकन से पहले रोड शो किया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी। उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भी महिलाओं की बड़ी संख्या दिखी थी, लेकिन रुद्राक्ष सेंटर की कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि सारी महिलाएं एडजस्ट हो पाती वहां पर। उसी के बाद पीएम मोदी ने तय किया था कि सिर्फ महिलाओं के लिए अलग से कार्यक्रम किया जाए, जो आज नारी शक्ति संवाद के रूप में हुआ। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी महिलाओं ने ही संभाली। वाराणसी के 1909 बूथ से, यानी 1909 बूथ से लगभग 25,000 महिलाएं शामिल हुई। इसमें मंच संचालन, सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाएं महिलाओं ने ही संभाली। मंच पर पीएम मोदी का स्वागत भी महिला नेताओं ने ही किया, यानी पूरा महिलाओं का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद हर योजना में देश की मातृशक्ति को उचित स्थान दिया और आज चुनाव में मातृशक्ति के दम पर ही 400 पार का लक्ष्य पूरा हो। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने आधी आबादी से क्या कहा। हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से, प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार। पीएम मोदी ने नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में आई महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, सम्मान की गारंटी। पीएम ने कहा कि जब महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकता तो देश कैसे चल जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बनारस के लोग समझदार हैं और जानते हैं कि कांग्रेस और सपा के राज में क्या होता था। एक बार पीएम को सुनिए, काशी में कैसे नमो की गूंज सुनाई दी है, देखिए। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता। ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे, जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के
जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी की महिलाओं को याद दिला रहे हैं कि सपा की सरकार के वक्त महिलाओं को कैसे और किस दौर से गुजरना पड़ता था और आज कैसे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने से महिलाएं आराम से बाहर निकल पाती हैं। चुनाव में महिलाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है यह प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं और आज के कार्यक्रम से पीएम मोदी ने बाकी के 2 चरणों के चुनाव को भी सेट कर दिया, क्योंकि महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर मानी जाती है और आज महिलाओं के जरिए ही पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ा संदेश दिया। इस कार्यक्रम में आई महिलाएं भी पीएम मोदी से मिलकर बहुत खुश थी। सुनिए वहां जो महिलाएं पहुंची थी वो क्या कह रही, फिर कैसे नरेंद्र मोदी के लिए जो महिला वोट बैंक है वो जबरदस्त भर भर के वोट करता है, वो भी दिखाओ। कि जिसके कांग्रेस विरोधी सपा विरोधी, जिसके कांग्रेस विरोधी सपा विरोधी सारे हुए विरोधी हैं। भारत में सबसे प्यारे हमारे प्यारे मोदी हैं। अरे भारत में सबसे प्यारे हमारे प्यारे मोदी हैं। मैं तो कहती हूँ कितनी भी पीढ़ी जन्म ले लेगी तो इतना बड़ा मंदिर नहीं बना पाएगी वो। जो मोदी जी कर दिए ना वो कोई सरकार नहीं कर सकती। पप्पू के फैन नहीं बनना, मोदी के फैन बनना। अरे डिम्पल यादव की मैं बात कर रहा हूँ, प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूँ। डिम्पल यादव माता जी चलिए आपके चरण पर पखार लेंगे, पर आप अगर लड़ने आएंगी मोदी जी से तो आपको भी साइड करके हटा देंगे। उनके अंदर यही शक्ति है कि वो अपना परिवार को छोड़कर देश के लिए इतना अपने समर्पित हो गए। क्रेज देखना है तो कोई यहाँ देखे, मैं तो विपक्ष बुलाती हूँ, आओ देखो। अरे कल भी मोदी आज भी मोदी सारे विरोधी घबराएंगे। भारत में फिर से हमारे हम मोदी जी ही आए। पीएम मोदी के लिए ये क्रेज ऐसे ही नहीं बना है। महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने कितना काम किया और कैसे मोदी सरकार में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ने लगी। अगर आप देखेंगे कि महिला वोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो कैसे बढ़ी, और महिला वोटर की बात करूं, महिला वोटर्स अगर आप देखेंगे 2009 का अगर लोकसभा चुनाव देखेंगे, 2009 के लोकसभा चुनाव में 19 करोड़ महिलाओं ने वोट किया, 19 करोड़। लेकिन जब 2014 का चुनाव आया तो यह आंकड़ा बढ़कर 26 करोड़ हो गया, 26 करोड़। और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 30 करोड़ के पार चला गया। 30 करोड़ महिलाओं ने वोट किया बॉस। हालांकि इस दौरान देश की आबादी भी बढ़ी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इसका एक और डेटा आपको बताता हूं, वो सीटें जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। जैसे अगर आप देखेंगे महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा, ये ऐसी कौन सी सीटें हैं, कितनी थी भाई? 2009 में ऐसी सीटें 64 थी, 64 सीट थी जहां महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा थी। 2014 में ये सीटें बढ़कर 97 हुई और 2019 में ऐसी सीटें जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया वो बढ़कर 143 हो गई बॉस। और कई विश्लेषक इसको नरेंद्र मोदी फैक्टर मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए वोट करने के लिए महिलाएं जो हैं वो घरों से ज्यादा निकली। यानी 10 साल में महिला वोटर्स की संख्या, ऐसी सीटें जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। पीएम मोदी को मिलने वाला महिला मतदाताओं का वोट कैसे बढ़ता गया वो भी आपको दिखाता हूं। देश में कुल महिला वोटर 48% है। 2009 का चुनाव बीजेपी को करीब 21% महिलाओं ने वोट किया, 29% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया। जब नरेंद्र मोदी का चेहरा आया 2014 में तो बीजेपी के लिए महिला वोटर्स ने वोट किया 28% और कांग्रेस के लिए 19%। यानी 5 साल में 7% महिला वोटर्स बीजेपी के लिए बढ़ गए। 2019 का चुनाव आया तो बीजेपी के लिए वोट करने वाली महिलाओं की संख्या 36% हो गई और कांग्रेस 20% पे ही रही। यानी 10 साल में बीजेपी का महिला वोट बैंक 15% बढ़ चुका है और इसी 10 साल में कांग्रेस का महिला वोट 9% घट गया।
अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें महिला मतदाताओं की भूमिका के बारे में भी आपको बताता हूं। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक 2019 की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में करीब 94 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। और इसको भी कई लोग जोड़ के देख रहे हैं कि महिलाएं घरों से ज्यादा निकली हैं, इसका मतलब वो मोदी को ही वोट करके आई हैं या नहीं है तो 4 जून को पता चलेगा। 2019 की तुलना में इस बार पहले 4 चरणों में करीब 84 लाख ज्यादा पुरुषों ने वोट किया। महिला वोटर्स की संख्या बढ़ने के पीछे उज्ज्वला योजना, मातृ वंदन योजना और पीएम आवास योजना को बड़ी वजह माना जा रहा है। महिला मतदाताओं का रुझान पीएम मोदी की तरफ है तो उसकी वजह भी है। पीएम मोदी की योजनाओं का महिलाओं को किस तरह से लाभ मिला आपको देखना चाहिए। पीएम आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बने हैं, इसमें से 70% घर महिलाओं के नाम पर है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 27 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी भी जारी रहेगी। जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों में 56% अकाउंट महिलाओं के हैं। यानी महिलाओं को यह दिखता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो उनको शौचालय भी बना के दे रहा है, ताकि वो जिसे नरेंद्र मोदी इज्जत घर कहते हैं, महिलाओं की इज्जत की बात हो रही है। घर मिल रहा है, 3 तलाक से मुक्ति मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, राशन तो मिल ही रहा है। महिलाओं की प्रगति के लिए पीएम मोदी किस तरह से लगातार काम कर रहे हैं वो लखपति दीदी योजना में भी दिखाई देता है। इस योजना के जरिए महिलाओं को फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है। देश में करीब 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। महिलाओं को योजना के तहत कई तरह के स्किल सिखाए जाते हैं। एलईडी बल्ब बनाने से लेकर ड्रोन तक की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है। वर्कशॉप के जरिए बिजनेस प्लान, मार्केटिंग, बजट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है। डिजिटल बैंकिंग सर्विस, मोबाइल वॉलेट और फोन बैंकिंग की जानकारी दी जाती है। उसके बाद महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 1 से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यानी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से 10 साल में जबरदस्त काम हुआ है। और इसीलिए महिलाएं निकलती हैं और नरेंद्र मोदी को वोट देकर चली आती हैं चुपचाप। एक तरफ तो महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए पीएम मोदी के 10 साल के कामों का यह रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ विपक्ष ये माहौल बनाता रहता है कि पीएम मोदी तो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास की तो बात ही नहीं कर रहे, गरीब पिछड़ों की बात नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, यही आरोप लगाते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई भी क्या है वो आपको दिखाता हूं। 17 मार्च से 15 मई के बीच पीएम मोदी ने जितने भाषण दिए उनकी एक रिसर्च हुई। इसमें पता चला कि पीएम मोदी के 111 भाषण हुए, जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर 21 मुद्दे उठाए। भाषण में 21 मुद्दों का जिक्र 655 बार किया गया। इसमें विकास और योजनाओं का जिक्र 133 बार है, यानी 20% से ज्यादा बार इन भाषणों में अपने काम गिनाए हैं नरेंद्र मोदी ने। मोदी की गारंटी, विश्वगुरु, भ्रष्टाचार, इनका जिक्र 120 बार, यानी 18% से भी ज्यादा। गरीब पिछड़ों का मुद्दा 112 बार, यानी 17% बार इसका जिक्र हुआ है। हिंदू मुस्लिम का जिक्र मात्र 60 बार हुआ है, यानी मात्र 9%। यानी विपक्ष जो माहौल बना रहा है कि पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर वोट मांगते हैं, उसका जिक्र पीएम मोदी के भाषण में सबसे कम है। और पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, बल्कि मुस्लिम मुस्लिम करने वाले जो है ना, उनकी पोल खोलते हैं और इसके जरिए विपक्ष को जो छिपा एजेंडा है उसको जनता के सामने रखते हैं। यानी नरेंद्र मोदी को लेकर जो माहौल है वो तो है ही, लेकिन महिला वोटर्स, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में बढ़ चढ़कर बाहर आ रहे हैं।